Hello 12th class. Today we are studying our chapter Chemical Kinetics. Chemical Kinetics is a very important chapter और मैं आपको बता दूं कि ये CBSE बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स अटेन डेफिनेटली करता है। मतलब 4 तो श्योर है कि 4 नंबर का तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 का भी समटाइम्स यहाँ से आ जाता है। सो वी कैन सी कि ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजंट इट। तो स्टार्ट करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील करती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। रेट बोले तो मतलब दर, किसी भी चीज़ की कोई भी रिएक्शन स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें जो डील करती है उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एज यू नो ऑल कि 12th क्लास में आपके न्यूमेरिकल्स के ज़्यादा चैप्टर नहीं है। मैं रिमाइंड करा देती हूँ आपको, सॉलिड स्टेट, उसके बाद है सॉल्यूशन, उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो के बाद है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। और आपके लिए ये खुशी की बात है कि केमिकल काइनेटिक्स के बाद कहीं भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला 12th क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल यहाँ से डेफिनेटली आने वाला है। मैं टॉपिक कराऊंगी आपको, साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी हम करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की रेट हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे रैंडमली एक रिएक्शन लिख दी। प्लीज़ आप इसको प्लीज़ ऐसे अज्यूम मत करना कि इसी तरह की रिएक्शंस आएंगी, कोई भी रिएक्शन हो सकती है। मैंने यहाँ पे जस्ट एक जनरल रिएक्शन लिख दी है। ओके, मैंने लिख दिया सपोज 4x + 5y 6a 7b, एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी कोफिशिएंट ले सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हैं, एनीथिंग एल्स। अब मुद्दा ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना कैसे है। स्टार्ट करते हैं, चलो ध्यान से देखेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, दीज आर व्हाट, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हुए जो रिएक्टेंट होंगे वो उसकी हमें लिखनी है डिसअपीयरेंस और प्रोडक्ट की लिखनी है अपीयरेंस। तो रिएक्टेंट वाले जाएंगे नेगेटिव में और प्रोडक्ट वाले कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव में। यस, तो स्टार्ट करते हैं, रिएक्टेंट के साथ स्टार्ट करें। तो चलो ध्यान रखना, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स या कोफिशिएंट हैं आपके पास, आप किस तरह से करेंगे। 4x का मैं अगर लिखूं, 4x कहाँ आता है, रिएक्टेंट में आता है, तो -1/4। ध्यान रखना 1/4 और dx/dt। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली 5y भी आपका रिएक्टेंट में आता है, किस तरह से लिखेंगे, -1/5 dy/dt। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। उसके बाद अब बारी आती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की बारी आती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोडक्ट वाले होंगे पॉजिटिव में। कहाँ होंगे, पॉजिटिव में होंगे। तो कैसे लिख सकते हैं हम, प्लस पॉजिटिव 1/6 अपॉन में जाएगा। याद रखना, अगर आपने इसको साथ में ही लगा दिया बिना 1/, करे तो वो टोटली रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो किस तरह से लिखोगे, dA/dt। 7b भी हमारा किस में आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है, तो किस तरह से लिखोगे, +1/7 dB/dt। मोटिव क्या है कि आपको फोकस ये करना है कि क्या चीज़ आपको नेगेटिव में लेनी है और क्या पॉजिटिव में लेनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, रिएक्टेंट वाले थे नेगेटिव में, प्रोडक्ट वाले थे कहाँ थे, पॉजिटिव में थे। अब इससे रिलेटेड हमने क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सपोज dx/dt है, वो क्या है बताओ, डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट बाय dt। ये तो बारी है रिएक्टेंट की। अगर प्रोडक्ट के केस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय dt। डिक्रीज क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा था। यहाँ इंक्रीज क्यों लिखा, क्योंकि प्रोडक्ट वाले कहाँ जा रहे थे,
पॉजिटिव में जा रहे थे। आई होप आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी किसी भी रिएक्शन की आ गई है, मैं जनरल उस पर आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन आया था 2013 में आया था, 18 में आया था, तो चलो वो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। लेट मी रब इट ऑफ, यस। इस चैप्टर का आप ये लगा सकते हो कि एक सबसे इजी टॉपिक और इम्पॉर्टेंट भी है, 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कवर हो सकता है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन आया कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया किस तरह से बनता है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन है। ये कौन सा प्रोसेस था, रिकॉल करो फटाफट, विद इन अ सेकेंड आप रिकॉल करो ये कौन सा प्रोसेस था। यस, इट वाज हेबर्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस था, हेबर्स प्रोसेस। तो चलो इसका क्वेश्चन में ये पूछा गया, और ये क्वेश्चन आया, मैं आपको बता दूं 2013 में सेट सी में आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा कि जो अमोनिया है इसकी टर्म्स में आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिख दो। कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। N2 और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे आ रहे हैं रिएक्टेंट में, और अमोनिया आ रहा है प्रोडक्ट में। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो रिएक्टेंट वाले हैं वो होंगे नेगेटिव में, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, और प्रोडक्ट वाला होगा पॉजिटिव में। सो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट निल है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, -dN2/dt। ऑलराइट, हाइड्रोजन का कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट में है, -1/3dH2/dt। उसके बाद क्वेश्चन पूछा अमोनिया के रेट में आपको एक्सप्रेस करना है। अमोनिया के केस में अमोनिया कहाँ आ रहा है, अमोनिया आ रहा है प्रोडक्ट में आ रहा है। कैसे लिखोगे, क्या बोला था, प्रोडक्ट वाले कहाँ आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। प्लस कितना कोफिशिएंट दे रखा है, 2 दे रखा है, 1/2dNH3/dt। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन था, रिएक्शन दे दी, 2013 में आया, पूछा गया कि अमोनिया के केस में रेट को एक्सप्रेस कर दो, कर दिया हमने। अमोनिया के केस में पूरी रेट ऑफ रिएक्शन लिख दी, इजंट इट, कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। और मतलब इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में कवर होंगे, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन आया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, CBSE 2018 में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन। तो 2018 में क्वेश्चन आया, लेट मी रब इट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फटाफट कवर करेंगे इसको। क्वेश्चन है, रिएक्शन लिखी हुई है, नाइट्रोजन, एक सेकेंड, 2N2O5, क्या बोलेंगे इसको, 12th क्लास, इसे बोलेंगे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। उसके बाद है प्रोडक्ट बन रहा है 4NO2 + O2, ठीक है। हमें ये रिएक्शन दे दी, क्वेश्चन था, हमें ये रिएक्शन दे दी। क्वेश्चन कब आया, CBSE 2018 में आया। 18 में आया मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, वैल्यू दी इसकी 2.8 इंटू वैल्यू दे दी। उसके बाद देखो ध्यान से, पूछा गया क्वेश्चन, क्या पूछा गया, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मैंने यहाँ डिसअपीयरेंस क्यों लिखा, क्योंकि N2O5 के केस में, क्योंकि N2O5 हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो अब पूछा गया हमसे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकाल दो, जबकि गिवन क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 है। पहला काम
जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आ जाए, पहला काम ये होना चाहिए कि आप पूरी रिएक्शन को रेट के टर्म्स में लिख सके। कैसे लिखोगे? चलो स्टार्ट करो। रिएक्टेंट वाला नेगेटिव में माइनस कितने हैं? 2, 1/2 dN2O5/dt। प्रोडक्ट वाले पॉजिटिव में प्लस 1/4 dNO2/dt। ऑक्सीजन वाले के लिए प्लस DO2/dt। आई होप इतना क्लियर है। O2 से कोई लेना देना है ही नहीं, O2 से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। तो उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। यहां स्टार्ट करते हैं। NO2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2.10⁻³ पुट कर दो इसमें फटाफट। क्या आ जाएगा? निकालना ये है, निकालना ये है, उसमें पुट कर दो। कैसे करेंगे देखो, -1/2 dN2O5/dt इक्वल टू प्लस 1/4 कितनी दे रखी है? NO2 2.8 इंटू 10⁻³ इस 2 को यहाँ ले जाओ, 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा -dN2O5/dt इक्वल टू 2/4 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ जो आंसर आएगा वो क्या होगा? हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। कैलकुलेट करना जस्ट बहुत ही सिंपल है, इजी कैलकुलेशन है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, किसी भी केस में निकाल सकते हैं, किसी भी रिएक्शन में निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म होता है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, एक आया 2013 में, एक आया 2018 में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो 2013 वाला था इट वॉज क्वाइट सिंपल, लेकिन 2018 वाला है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आ भी सकता है दोबारा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में। मेरा ये लेक्चर लेने का मेन मोटिव ही यही है कि आपको टॉपिक के साथ क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं करेंगे तो वर्थ इट नहीं है, इज़न्ट इट? उसके बाद लेट मी रब इट, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे थोड़ा सा आई थिंक मैसी हो गया है बट इट्स ओके। ओके, यहाँ थी बारी 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। किसकी? 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो अभी हम कर रहे हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आया 2018 सेट सी में। ठीक है, ये था 2 नंबर वाला, लेकिन सेट सी में क्वेश्चन आया, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ आपको, मैं इतने क्वेश्चन लिखूं, आप एनालाइज करो कि कैसे हो सकता है। A reaction is first order in A and second order in B। मैंने ये क्वेश्चन तो लिखा, अब क्या हो रहा है दिमाग में आ रहा है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा उससे पहले। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले लिख दिया है ताकि मैं जब आपको टॉपिक कराऊं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप ये खुद ही सॉल्व कर लो। ओके, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं। उससे पहले एक हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन किया है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप सुन लीजिए क्या होता है। जब हम एक फिक्स्ड इंटरवल पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, सपोज हम निकाल रहे हैं, चलो इसको हम बाद में करेंगे, पहले आप समझ लीजिए, मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देती हूँ। यस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम अगर निकाल रहे हैं, इस तरह से इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, -C2 - C1/dt, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल के लिए लेना है, फिक्स्ड इंटरवल के लिए लेना है। अब नेगेटिव अगर मैं हटाऊंगी तो इसको कैसे लिख सकते हैं? C1 - C2/dt। तो ये तो था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से सुन लो, क्या है ये? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
इंस्टेंटेनियस रेट समटाइम्स एक एक मार्क्स में डेफिनेशन पूछ सकता है, क्योंकि इस साल जो 2020 का जो पेपर आया था ना केमिस्ट्री का, मतलब इतने अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, स्पेशली काइनेटिक्स से इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, सरफेस केमिस्ट्री से इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, तो हम इजी पार्ट को स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये इमेजिन करके नहीं चल सकते कि टॉपिक मतलब डिफिकल्ट टॉपिक से ही क्वेश्चन आने वाला है। इजी टॉपिक से इस साल 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी पूछ सकते हैं। तो आपको एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो आप स्किप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलो एवरेज रेट आपको मैंने बता दिया फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ही आ सकती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखो, यस, आफ्टर दैट कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर पे चलेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग पे क्वेश्चन आया 2010 में, 2013 में और मॉडिफाई करके 2015 में भी क्वेश्चन आया। 2010, 13, 15 तीन बार क्वेश्चन पूछा गया, मॉडिफाई करके भी पूछा गया, तो इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स affecting rate of reaction। फटाफट करेंगे इस टॉपिक को, थ्योरेटिकल टॉपिक है। बस पहला फैक्टर सुनो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अफेक्ट करने के लिए पता भी तो हो कि रिएक्टेंट है कैसा, रिएक्टेंट है कैसा। अगर देखो सपोज मेरे पास ये चौक है, चौक है, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है, इजंट इट? और सपोज मेरे पास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है, सपोज ये फोन ही लगा लो, ठीक है, अब इसको तोड़ना वेरी मच डिफिकल्ट, और चौक को मैंने यहाँ पे इजीली ब्रेक कर दिया। इसका मतलब चौक के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे वीक थे, और कोई भी जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ है उसके बॉन्ड, वहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए। लेकिन इस चौक को तोड़ने के लिए क्या मुझे ज़्यादा एनर्जी लगी? नहीं लगी ना, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाली ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। आई होप क्लियर है, सिंपल सी बात थी, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन। यस, क्वेश्चन मॉडिफाई होके आ सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। अब हम 2010 में नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जी बताओ, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन? मॉडिफाई करके पूछेगा, एक नंबर में पूछेगा। ऑलराइट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई रेट ऑफ रिएक्शन के। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाओ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा? अल्टीमेटली बढ़ता जाएगा। डन। उसके बाद थर्ड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। क्वेश्चन आता ही आता है, हर 2 साल के बाद क्वेश्चन आ जाता है टेम्परेचर से, इतना इंपॉर्टेंट है। लिख देती हूँ, भूलना मत, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर से क्वेश्चन आता है। टेम्परेचर में क्या है? सुनो, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ये सबको पता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपको चीनी, मतलब चीनी में पानी डाल दिया, ठीक है, बहुत सारी चीनी, आपको क्या करनी है? उसको डिसॉल्व करना है। ऐसे लगे रहो, टाइम लगेगा। अगर मैं उसको हीट कर दूँ, अगर मैं उस चीनी वाले पानी को हीट कर दूँ, चीनी फटाफट डिसॉल्व हो जाएगी। चीनी फटाफट डिसॉल्व क्यों हुई? वाई? बिकॉज क्या हुआ? क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाते ही जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। एक बात यहाँ जो ध्यान रखने की है वो ये है, ये तो जनरल सी बात थी, सबको पता है, जो मेन मुद्दा है वो ये है 10 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। सपोज आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग क्या हो जाएगा? डबल। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस। एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पे बता रही हूं मैं ये, ठीक है। और एक बात और बता दूं, ये जो आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, अजम्पशन पे है, इसकी कोई भी चीजें हम लैब में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है चीजें, और उसको हम जस्ट एज इट इज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया?
ट्वाइस हो गया। ध्यान रखना, इस टॉपिक को आगे डीप में करेंगे जब हम एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक करेंगे। ओके 10, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो कैटलिस्ट, 11th में भी मैंने बताया कैटलिस्ट होता क्या है, ध्यान से सुनो। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता। सपोज मैं हूं, आप हो, आपको अपना पेपर देना है बोर्ड का, पेपर तो आप ही लिखोगे लेकिन मैं आपको हेल्प कर सकती हूं कि आप अच्छा स्कोर कर सको। तो मैं किसका काम कर रही हूं, कैटलिस्ट का काम कर रही हूं। मैं किसका काम कर रही हूं, कैटलिस्ट का। कैसे, मैं आपका पेपर नहीं लिख सकती, I won't write your paper, but I can help you to score good. So what I am a catalyst. कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, खुद कंज्यूम नहीं होता। इतना अच्छा होता है कैटलिस्ट, खुद उसके मतलब घुसेगा ही नहीं उसके अंदर, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को अप कर देगा, isn't it? तो चलो उसके बाद हमने 4 फैक्टर पढ़ लिए इंपॉर्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। उसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पे। लॉ ऑफ मास एक्शन पे आते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन देखना ध्यान से, कम ही पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आगे ऑर्डर करना है, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, सपोज हमने कोई भी रिएक्शन लिखी, कोई भी रिएक्शन लिख दी, ठीक है, तो जो dx/dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। क्या है हमारा रिएक्टेंट यहाँ पे, x और y, साथ में उसके नंबर ऑफ मोल्स या फिर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जरूरी नहीं है नंबर ऑफ मोल्स ही हो और जरूरी नहीं है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज अल्फा बीटा मान लेती हूँ, आप 4 और 5 भी ले सकते हैं, तो मतलब मे और मे नॉट बी नंबर ऑफ मोल्स और दे कैन बी देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलो उसके बाद है लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है इसी में बता देते हैं। चलो इसको हटाने के लिए मैं क्या लगा दूंगी, के। ये है हमारा रेट कांस्टेंट। क्या है, रेट कांस्टेंट। अब देखो रेट कांस्टेंट को अगर डिफाइन करूं तो डिफाइन कैसे करेंगे, रेट कांस्टेंट वो होता है जब रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिख रहे हैं तो कंसंट्रेशन, यहाँ पे x और y की मैं क्या मान लूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी बोले तो 1 ले लो। अगर ये दोनों 1 हो गए तो क्या आ जाएगा, dx/dt क्या आ जाएगा, किसके बराबर, k के बराबर। ये हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक है, और ध्यान रखना रेट कांस्टेंट अगर हमारा ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। थोड़ा सा मैसी हो गया, लेट मी रब इट। उसके बाद आगे चलते, एक टॉपिक और करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऐसे कहते हैं कि वो केमिकल काइनेटिक्स की तो बेसिकली जान है वो टॉपिक। यस, बार बार आपको सुनने में भी आएगा जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे, बार बार सुनने में आएगा। टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, तो जो हमने सपोज कोई भी रिएक्शन है, मैं रिएक्शन बार बार यहाँ नहीं लिखूंगी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी अब तक कि आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हो। तो dx/dt सपोज हमने कुछ भी लिख लिया, A B C, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट की बात मत करना, dx/dt हमने ले लिया ABC। सपोज इसके यहाँ पे ये इसकी रेज टू द पावर है टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी फॉर दिस इज अल्फा बीटा गामा, ये कुछ भी हो सकता है, मैं आपको जनरली ही बता रही हूँ, अल्फा बीटा गामा। अब कोई आपसे पूछ ले भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इतना सिंपल है। सिंपल कैसे है, क्या करो, पावर दिख रही है, पावर दिखाई दे रही है, ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि आपसे पूछ ले तो क्या करना है, जस्ट पावर को ऐड करो, हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन था
ध्यान से देखो, यस R इक्वल टू, सपोज हमारे पास है R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन K A 1/2 और B 1। पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बता दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। कैसे बता देंगे? ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे? पावर को ऐड कर देंगे। 1/2 प्लस में 1, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी? हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पावर को ऐड करना है, पावर को ऐड करना है बेसिकली। एक चीज और सुन लो, ऑर्डर तो वैसे आप कहीं तक ले जाओ हाई लेवल पे, लेकिन आपकी 12th क्लास में, आपकी 12th क्लास में जो ऑर्डर है वो आपसे पूछ सकते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या लेंगे? जीरो ऑर्डर में क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फटाफट एज्यूम करो, सपोज मैंने लिख लिया ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया और ये जो था उसमें हमने यूनिटी ले लिया सबको, dx/dt इक्वल टू आ गया k, इक्वल टू आ गया k, तो ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हम क्या करेंगे? dx/dt इक्वल टू k, इसको लिख लिया मैंने 1, क्योंकि ऑर्डर कहाँ से आएगा? पावर को ऐड करके आएगा। बाकी सारे ले लिए 0 0, बाकी सारे ले लिए 0 0, एक ले लिया 1, तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया 1 हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या करोगे? dx/dt, आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको, dx/dt इक्वल टू k, a ले लो, b ले लो, c को 0 ले लो। हाँ जी, कैसे बताया था ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर निकालेंगे पावर्स को ऐड करके। ऐड कर दो फटाफट, a की 1 b की 1, क्या हो जाएगी ऑर्डर? 1 + 1 2, ये था जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इजंट इट? एक टॉपिक और देख लो बस, जीरो ऑर्डर। देखो मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, अलर्ट कर देती हूँ। क्या? पूरे केमिकल काइनेटिक्स में अगर ऑर्डर से क्वेश्चन आया, वो आपको ऑर्डर देगा ही नहीं, वो आपको ऑर्डर देगा ही नहीं कि भाई कौन से ऑर्डर का है। वो क्या देगा? आपको यूनिट लिख देगा। आपको बताना है यूनिट से कि ऑर्डर कौन सा है। कैसे निकालोगे? जीरो ऑर्डर की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर की मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ओके, उसके बाद देखो, हाँ जी, मोल लीटर सेकंड इनवर्स। अब रटें कैसे, लर्न कैसे करें? जीरो की क्या, फर्स्ट की क्या, सेकंड की क्या, थर्ड की क्या। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी आपको, चाहे आपसे 10वें ऑर्डर की पूछ ले, चाहे 15वें ऑर्डर की पूछ ले, आप हर ऑर्डर की यूनिट बता सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। ट्रिक कैसे है देखो, क्या करना है, ध्यान से देखना। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन 1 - n सेकंड इनवर्स, 1 - n सेकंड इनवर्स। n क्या है? ऑर्डर, नंबर है। कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखते हैं? मोल पर लीटर में लिखते हैं, लिख दो मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। अब देखो, सपोज मैं जीरो की निकाल रही हूँ, जीरो ऑर्डर की, कैसे निकालूंगी? n में क्या पुट कर दो? जीरो पुट कर दो। मोल पर लीटर 1 - 0 सेकंड इनवर्स, 1 - 0 1, क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। डन। कितना इजी था। अरे किसी की निकाल लो, किसी की भी निकाल लो, 15 की निकाल लो, 10 की निकाल लो, 5 की निकाल लो, किसी की भी निकाल लो। बहुत सिंपल है। मुद्दा क्या है? इसको याद कर लो, जो मैं ये बॉक्स में बना रही हूँ, इस फॉर्मूले को याद कर लो बस, और किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल लो। एक ट्राई करो, थर्ड ऑर्डर की निकालते हैं। चलो, सेकंड तक तो मैंने लिखी हुई है, थर्ड ऑर्डर की यूनिट निकालो। कैसे निकालोगे? मोल पर लीटर
1 माइनस कितना, थर्ड के लिए पूछा है 3 सेकेंड इनवर्स, कितना आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2, तो मोल पर लीटर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स क्या आ जाएगा, मोल माइनस 2, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। सिंपल, निकाल सकते हो। ये किसकी थी, थर्ड ऑर्डर की, किसी की भी निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्डर की निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे मैक्सिमम टॉपिक्स आते हैं जो कि हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी है केमिकल काइनेटिक्स की। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, एक रिकैप लेते हैं, 2 मिनट का एक रिकैप लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, उसके बाद हमने एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, उस पर क्वेश्चंस किए, फिर हमने किया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको बताया वो कितनी बार पूछा गया है, ओके। उसके बाद हमने किया लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हमने प्रोसीड किया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने के बाद हमने उसकी कैटेगरी पढ़ी, कैटेगरी कहाँ से पढ़ी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद हमने पता लगाया जीरो ऑर्डर कैसे है, फर्स्ट ऑर्डर कैसे है, सेकेंड ऑर्डर कैसे है। फिर हमने क्या पता लगाया, फिर हमने पता लगाया उनकी यूनिट बताने के बाद मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई, उस ट्रिक से आप किसी भी ऑर्डर के लिए आपकी मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, एन इज व्हाट, यस 12th क्लास, एन इज व्हाट, एन इज ऑर्डर, जिस ऑर्डर के लिए आपको निकालनी है, ठीक है। इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमम, और टैबुलर क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ तक आप पढ़ के रखिए, क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, टेक केयर।